Hi guys, welcome to our channel Advocate Unplugged. Guys, today we'll discuss about Order 2 of the Code of Civil Procedure 1908. लेकिन उससे पहले अगर आपने गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर 2 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। गाइस इसका रूल 1 बात करता है फ्रेम ऑफ सूट के बारे में। तो गाइस कहता है, यह रूल कहता है कि एवरी सूट शैल एज फार एज प्रैक्टिकेबल be framed so as to afford ground for final decision upon the subjects in dispute and to prevent further litigation concerning them। गाइज बेसिकली यह कहता है कि अगर आप जो सूट बनाते हैं वो आपका सूट इस तरीके से बना होना चाहिए जिससे कि जो है फाइनल जो डिस्प्यूट है पार्टीज़ के बीच में वह डिसाइड हो जाए और जो है फर्दर लिटिगेशन का कोई स्कोप ना बचे। गाइज बेसिकली ये कहते हैं कि जितने भी आपके क्लेम हैं वह सारे के सारे आपको अगर एक साथ ले लेने चाहिए अगर आप इस तरीके का सूट बनाएं कि फर्दर जो है लिटिगेशन जो है सेम कॉज ऑफ एक्शन को लेकर ना हो। गाइज इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ करिए ए और बी के बीच में ए जो है लैंडलॉर्ड है, बी टेनेंट है और उसने टेनेंट से जो किराया लेना है अपना 2017 का लेना है, 18 का लेना है, 19 का लेना है। और अगर वह केस फाइल करता है खाली 2019 के केस के लिए, 17-18 के लिए नहीं करता, एक तो वह प्रिक्लूड हो जाएगा उसको केस को फाइल करने के लिए, दूसरा ये है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वह फाइनल डिस्पोजल नहीं कर रहा है सूट का। तो गाइज़ अब बात करते हैं ऑर्डर 2 रूल 2 के बारे में। गाइज़ ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है बोथ फॉर द प्रैक्टिस पर्पज़ एज वेल एज फॉर द एग्ज़ाम्स। तो गाइज़ ऑर्डर 2 कहता है सूट्स टू इंक्लूड द होल क्लेम, यानी कि सूट जो है सारा का सारा क्लेम उसमें इंक्लूड होना चाहिए। गाइज ये कहता है एवरी सूट शैल इंक्लूड द होल ऑफ द क्लेम विच द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू मेक इन रेस्पेक्ट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन बट अ प्लेंटिफ मे रिलिंक्विश एनी पार्ट ऑफ हिज क्लेम इन ऑर्डर टू ब्रिंग द सूट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट। गाइज ये बेसिकली कहता है कि अगर मान लो आपको जब भी कोई सूट बनाना है उसमें आपका जो भी क्लेम है सारा का सारा क्लेम जो है आपको एक साथ ले लेना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में किसी केस को लाना और आप उसकी वजह से कोई क्लेम रिलिंक्विश करना है तो वह आप जो है उस क्लेम को रिलिंक्विश कर सकते हैं। गाइस सपोज़ करिए कि मान लीजिए कि कोई केस है 2 करोड़ 5 लाख रुपए आपने किसी से लेने हैं और आप लोगों को पता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो पिकनिक 2 करोड़ तक है। तो अगर वह आदमी चाहता है कि वह केस जो है नीचे लड़े, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़े, ना कि डायरेक्ट हाई कोर्ट में लड़े, तो बेसिकली वह क्या कर सकता है, वह केस जो है 1 करोड़ 99 लाख रुपये का भी फाइल कर सकता है और अपना जो फर्दर जो आगे का क्लेम है उसको वह छोड़ सकता है। तो क्योंकि वह जुरिस्डिक्शन में लाने के लिए, डिफरेंट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में लाने के लिए करता है। और जो है गाइस आपको जो है पूरा का पूरा जो क्लेम आपने जितना का फाइल किया है फिर आपको वही क्लेम मिलेगा। जो आपका बाकी का क्लेम है वह आप दोबारा से उसके लिए फ्रेश केस नहीं कर सकते। गाइस इसका रूल 2 का सब रूल 2 कहता है रिलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द क्लेम कि वेयर अ प्लेंटिफ ओमिट्स टू सू इन रेस्पेक्ट ऑफ or intentionally relinquish any portion of his claim, he shall not be afterwards sue in respect of the portion so omitted or relinquished। गाइज वही जो मैं बता रहा था बेसिकली यही कह रहा है कि मान लो अगर आपने कोई ओमिट कर दिया, कोई पार्ट जो है इंटेंशनली आपने छोड़ दिया कोई क्लेम का पोर्शन, तो फिर दोबारा से जो है आप जो है सेम उस पोर्शन को लेकर जो है दोबारा से केस फाइल नहीं कर सकते। जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था कि ए जो है उसने जो है बी से रेंट लेना था 18 का, 19 का, 20 का, वो 17, 18, 19 का, और उसने 19 का ही रेंट के लिए केस फाइल किया। तो गाइस फिर जो है वह जो है 17 और 18 के लिए जो है दोबारा से केस जो है फाइल नहीं कर सकता एज़ पर ऑर्डर 2 रूल 2 सब रूल 2। गाइस अब हम बात करते हैं सब रूल 3 के बारे में। गाइस सब रूल 3 ऑफ रूल 2 ऑफ ऑर्डर 2 कहता है ओमिशन टू सू फॉर वन ऑफ द सेवरल रिलीफ्स। गाइस ये कहता है कि अगर आपने ओमिट कर दिया कि किसी वन ऑफ द सेवरल रिलीफ्स के लिए अ पर्सन entitled to more than one relief in respect of the same cause of action may sue for all or any of such reliefs, but if he omits except with the leave of the court to sue for all such reliefs he shall not afterwards sue for any relief so omitted। गाइस ये कहता है कि अगर मान लो कोई कॉज ऑफ एक्शन है जिससे आपकी क्या कहते हैं डिफरेंट रिलीफ्स आती हैं और आप उसमें से कुछ ही रिलीफ को लेते हैं या कुछ छोड़ देते हैं, तो आप जो है जो आपने छोड़ दिया उसके लिए फिर दोबारा से जो है आप केस नहीं कर सकते। गाइस इसको समझते हैं। सपोज़ करिए उसी एग्जांपल को लेते हैं कि ए ने बी से जो है मकान का रेंट लेना था, प्लस उसने जो है उस मकान में डैमेजेस हो गई, उसने उससे डैमेज भी क्लेम करनी थी, और जो है उसने जो उसके बाद उस मकान में रह रहा है तो फर्दर उससे जो है मीन प्रॉफिट भी लेना था। तो गाइस अगर मान लो कोई भी क्लेम वह जो है छोड़ देता है, डैमेजेस छोड़ देता है,
उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन से, क्योंकि मकान सेम कॉज ऑफ एक्शन से जो चीज़ आ रही है, अगर आपने डैमेज छोड़ दी तो फर्दर जो है आप दोबारा डैमेजेस के लिए जो है केस फाइल नहीं कर सकते। गाइज इसकी एक्सप्लेनेशन कहती है, फॉर द पर्पज़ ऑफ द रूल एंड ऑब्लिगेशन एंड अ कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर इट्स परफॉर्मेंस एंड सक्सेसिव क्लेम्स arising under the same obligation shall be deemed respectively to constitute but one cause of action। यानी होता है एक कॉज ऑफ एक्शन का क्या, ये कह रहा है कोई ऑब्लिगेशन है, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी उसकी परफॉर्मेंस के लिए दे रखी है, या कोई सक्सेसिव क्लेम है जो कि सेम ऑब्लिगेशन से निकल कर आ रहा है, तो जो है वह सेम कॉज ऑफ एक्शन बनेगा। गाइज इसको इस तरीके से समझते हैं, सपोज़ करिए आपने कोई मकान जो है 5,000 रेंट पर किसी को दिया, उसने उसके लिए 50,000 रुपये आपको एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी दी, और वह उस मकान में जब आपने खाली करने का केस डाला तो आपने उससे एक तो पिछला पैसा मांग सकते हैं, जो ऑब्लिगेशंस जो उसकी बची हो, जो रेंट उसका बचा है वह मांग सकते हैं, जो कोलेटरल सिक्योरिटी दी थी उसने परफॉर्मेंस के लिए वो मांग सकते हैं, और सक्सेसिव जो आपका क्लेम बनेगा, यानी कि जैसे कि आपका रेंट जो केस फाइल किया उसके बाद का रेंट बनेगा, वह सारा का सारा जो है कंस्टिट्यूट करता है सेम कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि एक ही कॉज ऑफ एक्शन को कंस्टिट्यूट करेगा। गाइज़ यह एक्सप्लेनेशन कहती है। तो गाइज़ ऑर्डर 2 रूल 2 बेसिकली यही कहता है कि अगर आपने मान लो कोई भी केस फाइल करना है तो अपने जितने भी क्लेम रिलेटेड टू सेम कॉज ऑफ एक्शन है वह एक साथ फाइल करने हैं, अदरवाइज़ जो है आप जो है सेकंड सूट जो है वह बार हो जाएगा। अगर मान लो आपका प्रीवियस सूट में आपने कुछ ही क्लेम लिए और बाकी आपने छोड़ दिए, तो फर्दर आप सेकंड सूट जो है आप नहीं फाइल कर सकते रेस्पेक्ट जो बचे हुए क्लेम है इन रिलेशन टू दी सेम कॉज ऑफ एक्शन। गाइज अब हम बात करते हैं रूल 3 ऑफ ऑर्डर 2। गाइज यह बात करता है जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि कौन कौन से कॉज ऑफ एक्शंस को हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज़ इसका सब रूल 1 जो है वह कहता है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अ प्लेंटिफ मे यूनाइट इन सेम सूट सेवरल कॉज ऑफ एक्शंस अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट और द सेम डिफेंडेंट जॉइंटली और द सेम डिफेंडेंट्स जॉइंटली। गाइज़ बेसिकली ये कहता है कि अगर मान लो आपने कोई डिफेंडेंट है या कई सारे डिफेंडेंट्स हैं, उनके खिलाफ जो है आपने जो है क्लेम जो है सेम सेवरल कॉज ऑफ एक्शन आपके अगर अराइज़ करते हैं, तो आप जो है उन सारों को एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। गाइज़ या कोई डिफेंडेंट है जिससे आपके डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन बनते हैं, तो आप सारे के सारे एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ करिए कि आपने जो है किसी डिफेंडेंट से 5,000 रुपये लेने हैं, प्लस आपने उसको कोई अपनी गाड़ी दे रखी थी वह भी वापस लेनी है, प्लस आपने कभी उसको 15,000 रुपये दिए थे वह भी वापस लेने हैं। तो यह जो है डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन है, लेकिन अगेंस्ट, तो यह सारे के सारे जो हैं आप एक सूट में ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस फर्दर कहता है, यह जो सब रूल है यह कहता है कि एंड एनी प्लेंटिफ हैविंग कॉज ऑफ एक्शंस एंड एनी प्लेंटिफ्स हैविंग कॉज ऑफ एक्शन इन विच दे आर जॉइंटली इंटरेस्टेड अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट। और क्या कहता है, एक तो ये हो गया कि अगर मान लो डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन जो हैं सेम डिफेंडेंट या सेम डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट में है, या कहता है कि कई सारे प्लेंटिफ्स का जो है एक कॉज ऑफ एक्शन जो है एक डिफेंडेंट के या डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट में है, उनको जो है आप जो है इकट्ठा ज्वाइन कर सकते हैं एक सूट में। भाई इसको इस तरीके सपोज करते हैं, सपोज़ करिए हमने ना कई लोगों ने एक बिल्डर से मकान को बुक करा, और गाइस सबका जो है क्या कहते हैं कॉज ऑफ एक्शन, और उसके बाद क्या हुआ, उसने उनको मकान नहीं दिया। तो गाइस उनका कॉज ऑफ एक्शन तो एक ही है कि भाई सबने कुछ पेमेंट उसको दे रखी थी बुकिंग अमाउंट, और वह ना तो मकान दे रहा ना पेमेंट दे रहा। तो यह सारी की सारी पार्टीज़ भी जो है इकट्ठी ज्वाइन करके डिफेंडेंट के खिलाफ जो है बिल्डर के खिलाफ जो है केस कर सकती हैं। तो गाइस बेसिकली जॉइंडर ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन के अंदर यह कह रहा है कि मान लो अगर मान लो सेम पार्टीज़ हैं और आपके कॉज ऑफ एक्शन जो हैं डिफरेंट हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। या अगर मान लो प्लेंटिफ्स का सेम कॉज ऑफ एक्शन एक डिफेंडेंट या ग्रुप ऑफ डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट है, तो आप जो है उनको ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस रूल 3 का सब रूल 2 कहता है, वेयर कॉज ऑफ एक्शंस आर यूनाइटेड the jurisdiction of the court as regards the suit shall depend on the amount of value of the aggregate subject matters at the date ऑफ इशूइंग दी सूट। गाइज बेसिकली कहता है कि मान लो हम बेसिकली क्या करते हैं गाइज, जब भी केस फाइल करते हैं तो हम क्या होता है उसका जुरिस्डिक्शन के लिए पर्पस ऑफ द, मतलब हम बेसिकली क्या करते हैं, एक तो कोर्ट फीस सबमिट करनी होती है, एक कोर्ट की वैल्यू जुरिस्डिक्शन की निकालनी होती है। गाइज इसका कहना ये है कि मान लो अगर आपने डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन को ज्वाइन किया, तो जो कॉज ऑफ एक्शन की जो क्या कहते हैं जुरिस्डिक्शन का, जैसे मान लो आपने 5,000 रुपये लेने थे, 10,000 लेने थे, 25,000 लेने थे, कोई प्रॉपर्टी लेनी थी उसकी वैल्यू 2 लाख रुपये थी, तो जो पर्पस ऑफ जुरिस्डिक्शन में 2 लाख रुपये प्लस 10,000 प्लस 5,000 यानी कि 2,15,000 रुपये जो है उसकी जो है वैल्यू बन जाएगी फॉर द पर्पज़ ऑफ
ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि अगर आपने डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन ज्वाइन किए हैं तो जो सम टोटल जितना भी होगा ज्यूरिसडिक्शन वैल्यू का वह जो है टोटल इकट्ठा हो जाएगा और वह जो है आपका जो है ज्यूरिसडिक्शन के लिए पर्पस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन जो है वह वैल्यू जो है कंसीडर की जाएगी। गाइज अब इसका जो है रूल 4 जो है उसके बारे में बात करते हैं। रूल 4 बात करता है ओनली सर्टेन क्लेम्स टू बी जॉइंट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। गाइज ये कहता है कि कुछ ही क्लेम ऐसे हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का साथ में इकट्ठे ज्वाइन किए जा सकते हैं। बेसिकली जनरल रूल क्या कहता है, नो कॉज ऑफ एक्शन शैल अनलेस विद द लीव ऑफ द कोर्ट बी जॉइंट विद इन अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। गाइज बेसिकली ये कह रहा है कि नो कॉज यानी कि कोई भी कॉज ऑफ एक्शन जो है बिना कोर्ट की परमिशन के जो है जॉइंट नहीं किया जा सकता कि रिकवर किस चीज़ के लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए। एक्सेप्ट यानी कि कौन कौन से क्लेम है जो कि हम कर सकते हैं, वह कहता है नंबर 1 है क्लेम फॉर मीन प्रॉफिट और एरियर्स ऑफ रेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी क्लेम्ड और एनी पार्ट देयर ऑफ। यानी कि अगर हमने कोई क्लेम फाइल किया प्रॉपर्टी को क्लेम करने का और हमने जो है उसमें मीन प्रॉफिट भी ले सकते हैं साथ में, और उसको क्या क्लब कर सकते हैं, उसमें मीन प्रॉफिट को क्लब कर सकते हैं और एरियर्स ऑफ रेंट को कर सकते हैं। गाइज मीन प्रॉफिट जो बेसिकली है, मीन प्रॉफिट या मीजने प्रॉफिट सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 में दिया हुआ है सेम एक्ट में। गाइज इस कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में बेसिकली ये बात करता है जो अमाउंट आपको मिलती है रॉन्गफुल पोजेशन, यानी कि जो अमाउंट जो है रॉन्गफुल, अगर कोई आदमी रॉन्गफुली प्रॉपर्टी को पोजेस करता है तो जो उसको प्रॉफिट होता है या गेन होता है वह जो है बेसिकली मीन प्रॉफिट कहलाता है। तो गाइज ये कहता है रूल 4 जो बात करता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन से क्लेम हम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मान लो हम उस प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहे हैं तो सबसे पहले एक मीन प्रॉफिट ज्वाइन कर सकते हैं और रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी कर सकते हैं। क्लॉज बी कहती है गाइज कि क्लेम्स फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयर ऑफ इज़ हेल्ड। यानी कि गाइज बेसिकली इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ करिए हमने जो है अपने प्लॉट को जो है हमने उसमें कहा कि भाई किसी बिल्डर से कहा कि आप जो है इसमें कंस्ट्रक्शन करके दे दो और 1 फ्लोर आप रख लेना और बाकी 3 फ्लोर हमको दे देना। तो गाइज इस केस में मान लो बिल्डर है फ्लोर नहीं बना पाया या किसी वजह से क्या कहते हैं उसने प्रॉपर्टी तोड़ दी और उसके बाद फर्दर जो है वह जो है बनाने का काम नहीं कर पाया, तो इस केसेस में जो है हम डैमेजेस का क्लेम भी जो है साथ में कर सकते हैं। गाइज इसकी ऑर्डर 2 रूल 4 की सब रूल 1 की क्लॉज सी जो है वह बात करती है क्लेम्स इन विच द रिलीफ सॉर्ट इज़ बेस्ड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। यानी कि हम वह केस भी कर सकते हैं जो कि बेस होगा सेम कॉज ऑफ एक्शन के। तो वह जो प्रॉपर्टी का जो केस है वह भी जो है हम साथ में जो है क्लेम को ज्वाइन कर सकते हैं। गाइज इसमें प्रोविजो दी हुई है। प्रोविजो कहती है प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस रूल शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट एनी पार्टी in a suit for foreclosure or redemption from asking to be put into possession of the mortgage property। गाइस बेसिकली कहती है कि इस सेक्शन में कुछ भी दिया हो लेकिन अगर मान लो कोई फोरक्लोजर का सूट है या रिडम्पशन का सूट है तो उसमें जो है आप जो है पोजेशन भी जो है मोर्टगेज प्रॉपर्टी का ले सकते हैं। गाइस बेसिकली फोरक्लोजर सूट ये होता है कि मान लो अगर आपने किसी से कोई लोन लिया, जो आपने लोन लिया था और आप उस लोन को पे नहीं कर पाया, मोर्टगेजर जो है लोन नहीं पे कर पाया, तो जो पार्टी है जिसको लोन की पेमेंट नहीं मिलती तो वह फोरक्लोजर का सूट फाइल करता है। और गाइज़ जो मान लो रिडम्पशन बेसिकली इसका अपोजिट, रिडम्पशन का मतलब ये है अगर आपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दे दिया और आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी के पास गिरवी रखी हुई थी तो आप केस फाइल करेंगे अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेने का। तो गाइस ये कहता है अगर कोई भी फोरक्लोजर का या रिडम्पशन का सूट हो तो उसमें पोजीशन जो है वह भी जो है आप मांग सकते हैं। गाइस बेसिकली कहते हैं प्रोवाइड नथिंग इन दिस रूल शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट एनी पार्टी इन अ सूट फॉर फोरक्लोजर और रिडम्पशन फ्रॉम आस्किंग टू पुट इनटू पोजीशन ऑफ द मोर्टगेज प्रॉपर्टी। यानी कि अगर मान लो फोरक्लोजर का सूट है या मोर्टगेज का सूट है तो जो है पार्टी जिसने सूट फाइल किया है वह उसमें जो है पोजीशन भी मांग सकती है। गाइज़ अब हम बात करते हैं ऑर्डर 2 के रूल 5 के बारे में। गाइज़ ऑर्डर 2 का रूल 5 बात करता है क्लेम बाई और अगेंस्ट एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हायर। बेसिकली ये कह रहा है कि अगर मान लो कोई केस जो हम करते हैं एग्जीक्यूटर है या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डिजीज है या कोई हायरर है, लीगल हायरर है, उसके खिलाफ केस के अंदर जो है क्या होगा। गाइज़ ये कहता है नो क्लेम बाई और अगेंस्ट एन एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हायर as shall be joined with the claim by or against him personally unless the last mentioned claims are alleged to arise with reference to the state in respect of which the plaintiff or defendant sues or is sued as executor, administrator or hire, or are such as he was entitled to or liable for jointly
विद द डिजीज पर्सन whom ही रिप्रेजेंट। बेसिकली गाइस ये कहता है कि अगर मान लो आपने कोई केस एग्जीक्यूटर के खिलाफ या एडमिनिस्ट्रेटर या हायरर या इसी तरीके किसी के आदमी के खिलाफ आपने कोई केस करना है, तो आप उसमें वह क्लेम ज्वाइन नहीं करेंगे जो कि जो है डिजीज़ की जो प्रॉपर्टी को वह देख रहा था, उसका क्लेम ज्वाइन नहीं करेंगे। जब तक नहीं करेंगे, अगर मान लो आप अगर एग्जीक्यूटर जो है उस वो जो आप जो क्लेम जो है वो आप जो कर रहे हैं वह उसकी जो कैपेसिटी में, जैसे एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर लीगल हायरर था, वह उसके साथ में ही बेसिकली क्लेम था, तब तो आप उसको कर सकते हो। अदरवाइज़ जो है आप उस क्लेम को ज्वाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर या तो आप इंटरेस्टेड पार्टी हैं उस प्रॉपर्टी के अंदर, तब तो आप केस जो है उसके अगेंस्ट कर सकते। सपोज़ करिएगा, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ करिए कोई एडमिनिस्ट्रेटर है प्रॉपर्टी का, उससे आपने 10,000 रुपये लेने हैं और आपने जो है उस प्रॉपर्टी के अंदर जो है क्या कहते हैं, जो प्रॉपर्टी जो डिजीज़ की थी उसमें से आपका कोई क्लेम 50,000 रुपये का बन रहा है, तो गाइज़ आप जो है ये दोनों क्लेम ज्वाइन नहीं कर सकते, 10,000 का और 50, क्योंकि बेसिकली 10,000 आपने जो है एडमिनिस्ट्रेटर से लेने थे, और जो वो है एडमिनिस्ट्रेटर जो कैपेसिटी में, जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर की कैपेसिटी में है, और उसने 50,000 रुपये, आप जो है उसको एक साथ क्लेम को ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन अगर मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटर या हायरर जो है उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं वो है उसमें इंटरेस्टेड पार्टी है, या उसका जो है वह इंटरेस्टेड है उस पार्टी में, या उसकी कोई क्लेम बनता है उस प्रॉपर्टी में अप टू द एक्सटेंट ऑफ द डिसीज्ड की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर, तभी आप उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका अगर कोई क्लेम एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर और हायरर के खिलाफ है और अगर डिजीज़ की प्रॉपर्टी के खिलाफ, डिजीज़ की प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं है, तो आप उन दोनों को ज्वाइन नहीं कर सकते अनटिल अनलेस उनका जो है इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी के अंदर ना हो। गाइज अब हम बात करते हैं रूल 6 के बारे में, ऑर्डर 2 के। गाइज यह कहता है पावर ऑफ द कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स, यानी कि यह कहता है कि वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट द जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन in one suit may embarrass or delay the trial or is otherwise inconvenient, the court may order separate trials to make such other order as may be expedient in the interest of justice। गाइज ये कहता है कि अगर मान लो कोर्ट को लगता है कि अगर मान लो जॉइंडर कर दिया कॉज ऑफ एक्शन का, बेसिकली गाइज अगर आपने कोई डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शंस को ज्वाइन किया और जो है आप जो है ज्वाइन करने की वजह से कुछ डिले हो रहा है या इनकन्वीनियंस हो रही है, तो कोर्ट जो है ऑर्डर कर सकता है सेपरेट ट्रायल हो या कोई भी इस तरीके का ऑर्डर हो जो कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में हो। गाइज इस तरीके का ऑर्डर जो है कोर्ट जो है पास कर सकता है। गाइज अब हम बात करते हैं ऑर्डर 2 रूल 7 के बारे में। यह बात करता है ऑब्जेक्शन एज टू मिसजॉइंडर। गाइज यह बात करता है मिसजॉइंडर ऑफ क्लेम्स के बारे में, मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन के बारे में। हमने गाइज पहले पढ़ा था ऑर्डर 1 रूल 13 में, वह बात करता था मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज़ के बारे में। तो गाइज बेसिकली मिसजॉइंडर ऑफ जो कॉज ऑफ एक्शन है वह मतलब है उसका व्हेन 2 और मोर कॉज ऑफ एक्शंस विच आर नॉट कनेक्टेड विद वन अनदर एट ऑल आर जॉइंट अगेंस्ट द सेम और डिफरेंट डिफेंडेंट्स। यानी कि बेसिकली अगर मान लो कोई कॉज ऑफ एक्शन जो है जो कि कनेक्टेड नहीं है आपस में बिल्कुल भी एक साथ, और जो आपने ज्वाइन कर दिए सेम डिफेंडेंट या डिफरेंट डिफेंडेंट के लिए अगेंस्ट, तो यह मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन हो जाएगा। तो गाइज यह जो रूल है यह कहता है ऑल ऑब्जेक्शंस ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन शैल बी टेकन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। यानी कि जो भी हमने जो डिफेंस लेनी है मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन की, वह जैसे ही हमने केस फाइल किया जितना जल्दी से हो जल्दी हो हमें लेनी है। और कब लेनी है? एंड इन ऑल केसेस वेयर इशूज़ आर सेटल्ड और एट और बिफोर सच सेटलमेंट अनलेस द ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन हैज़ सब्सिक्वेंटली अरेजन। बेसिकली ये कहता है कि मान लीजिए जो भी हमें ऑब्जेक्शन मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन की लेनी है वह हमको जो है सेटलमेंट ऑफ इशू होने तक लेनी है, यानी कि उससे पहले लेनी है या जब तक वह सेटल हो रहा है तब तक लेनी है। और वह एक ही कंडीशन है, अगर मान लो जो ग्राउंड जो है ऑब्जेक्शन का जो है इस सेटलमेंट ऑफ इशू के बाद में अराइज हुआ तो हम उस ऑब्जेक्शन को बाद में भी ले सकते हैं। अदरवाइज हमको जो ऑब्जेक्शन लेनी है वो सेटलमेंट ऑफ इशूज़ से पहले लेनी है। गाइस हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, बेसिकली सेटलमेंट ऑफ इशूज़ का मतलब ये हो गया जब कोर्ट जो है इशूज़ को फ्रेम करता है। बेसिकली जब आपने केस फाइल किया तो सबसे पहले आप प्लेंट फाइल करते हैं, फिर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल होती है गाइस, उसके बाद फिर रिजॉइंडर वगैरह फाइल होता है, उसके बाद जो कोर्ट जो है इशूज़ को फ्रेम करता है। गाइस तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इशूज़ के फ्रेम होने तक जो है आपको ये ऑब्जेक्शन लेनी है। और अगर मान लो आपने ऑब्जेक्शन नहीं ली तो फिर कोर्ट जो यह माना जाएगा कि आप जो है ये ऑब्जेक्शन लेना ही नहीं चाहते, यानी कि एंड एनी सच ऑब्जेक्शन नॉट सो टेकन शैल बी डीम टू हैव बीन वेव्ड। यानी कि अगर आपने वह ऑब्जेक्शन नहीं ली तो यह माना जाएगा कि यह ऑब्जेक्शन आपने नहीं ली। गाइस ऑर्डर 2 में हम एक चीज़ छोड़ गए थे, बेसिकली ऑर्डर 2 रूल 2 का जो सब रूल 3 है वह बात करता है ओमिशन टू सूट फॉर
वन ऑफ दी सेवरल रिलीज, यानी कि अगर मान लो हमने कोई क्लेम छोड़ दिया तो फिर हम उसको फर्दर क्लेम नहीं कर सकते, ये तो हमने डिस्कस। लेकिन अगर हमने मान लो कोर्ट की परमिशन लेके, यानी कोर्ट को हमने बताया कि कोर्ट की लीव ली कि भाई हम ये क्लेम जो हैं ड्रॉप कर रहे हैं, और कोर्ट उसकी परमिशन देता है, तब जो है हम उसको लेकर फर्दर सूट फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है हम जो है बिना कोर्ट की परमिशन लिए अगर जो क्लेम छोड़ देंगे तो फिर वह क्लेम जो है छूटा हुआ माना जाएगा। तो गाइज़ यही सब कुछ था ऑर्डर 2 को लेकर। अगर गाइज़ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं गाइज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ गाइज़ आप जो हैं मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।